नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज बात करने वाले हैं हम खाने के तेल को लेकर। और खाने के तेल में भी कल जिस तरह से इंडोनेशिया का फैसला आया कि V50 बायोफ्यूल के लिए जो उनका मैंडेट है, वो बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे। लेकिन घरेलू बाज़ार को लेकर भी अलग-अलग खबरें हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने मस्टर्ड को लेकर एक नया एस्टीमेट जारी किया है। उनके सर्वे के आधार पर क्या रिपोर्ट कह रही है, सरसों का उत्पादन कितना रह सकता है, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ईडी बीबी मेहता साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार आपको सर। इस एस्टीमेट के आधार पर आप लोगों ने उत्पादन की रिपोर्ट क्या बताई है, कितना उत्पादन सरसों का हो सकता है इस बार देश में? देखिए, लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो 115 लाख थे। ये साल कम से कम 3 लाख हेक्टेयर बढ़ा है और वेदर भी कंडीसिव रहा है, एक्सेप्ट लास्ट फ्यू डेज वेदर डिस्टर्बिंग था। बाकी ओवरऑल सीजन में वेदर कंडीसिव रहा। तो मेरे ख्याल से जो हमने पूरी स्टडी करवाई है, साइंटिफिक स्टडी है, जहाँ रिमोट सेंसिंग है, क्रॉप कटिंग है और पर्सनल इंटरव्यू, तीनों मिला के जो एक स्टडी आता है, जो मेजर ऑयल स्टेट है, 9 मेजर ऑयल स्टेट, उनके प्राइमरी और बाकी की सेकेंडरी स्टडी करके हमने एक नतीजा किया। ये साल मेरे ख्याल से लास्ट से 115 था, ये साल 119, मतलब 3.5% की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। मगर एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये हमारा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। सेकंड रिपोर्ट हमारा अप्रैल में आएगी, तभी जो लास्ट 10 दिन 15 दिन में भी बदलाव आया है, खास करके जहां सोइंग लेट हुआ है, खास गंगानगर बेल्ट और राजस्थान में, वहां हो सकता है कि थोड़ा नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, तो माइनर नुकसान भी है। तो फाइनल नंबर हम अप्रैल में पब्लिश करेंगे। पर अभी आप समझ लिए मोटा मोटा 119 लाख 120 लाख के करीब जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो भी एक रिकॉर्ड है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट का नंबर तो 133 लाख का है और एक दूसरा एसोसिएशन उनका 117 का है। पर ओवरऑल क्रॉप अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज जो रेट चल रहा है मार्केट में एमएसपी के ऊपर है, किसान खुशी से माल लेके आ रहा है और बेच रहा है। और इंडस्ट्री को भी क्रशिंग में पैरिटी है, इसे क्रशिंग भी बढ़ रहा है। तो हर महीने मेरे ख्याल से जो मार्च में भी 12 लाख टन का क्रशिंग हुआ था, अप्रैल मई में भी अच्छी क्रशिंग होने की पूरी संभावना है। और उसके डोमेस्टिक सप्लाई कंफर्टेबल रहेगा। उसके एक और फायदा है, जैसे इनते से मार्केट आज बढ़ी है, चाहे जो भी रीजन है, आप जानते हैं गल्फ के वजह से फ्रेट बढ़ गया, इंश्योरेंस बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ी है, रुपी डेप्रिसिएट हुआ, उन पे थोड़ा दबाव रहेगा डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी का। डोमेस्टिक में अच्छा खासा तेल मार्केट में आएंगे। अपार्ट फ्रॉम मस्टर्ड, यू है कॉटन सीड, यू है राइस ब्रान और ग्राउंडनट भी है, तो थोड़ा दबाव इंपोर्टेड ऑयल पे रखेगा। ओके सर, यील्ड को लेकर क्या स्थिति थी? यील्ड को लेकर बराबर आप कहते हैं कि पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, एरिया बहुत ज्यादा तो गुंजाइश नहीं है। इस बार की यील्ड आप लोगों ने क्या एस्टिमेट किया है? प्रति हेक्टेयर क्या यील्ड रहा होगा सर? नहीं, लास्ट ईयर की जो थी उसके सामने लगभग ऐसी है, थोड़ी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि एरिया बढ़ा है। यील्ड जो अगर आप देखें, लास्ट ईयर की 1250 था, अभी 1271 है, तो प्रैक्टिकली 20 किलो का फर्क पड़ा है। जो बढ़ोतरी मिली है वो एरिया एक्सपांशन के लिए है। हम चाहते हैं कि वर्टिकल ग्रोथ अभी होना चाहिए रादर देन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। या अगर हमारी यील्ड जो आज 1200 1250 एवरेज आ रही है, वो 1500 1600 तक भी हम जाए तो आज का क्रॉप जो 120 के 100 आराम से 140 लाख तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि कम से कम आप देखिए, एरिया 93 लाख हेक्टर है हमारे हिसाब से, 93 लाख हेक्टर है। अगर 300 किलो भी बढ़े तो कम से 25 लाख टन सीड बढ़ जाता है। तो एक मतलब कहने का अपना फोकस अभी यही है। तो उसके लिए हमने मॉडल फार्म प्रोग्राम चलाए, मस्टर्ड मॉडल फार्म प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं। इस साल कम से कम 3000 मॉडल फार्म हमने किया अक्रॉस द एमपी, राजस्थान और हरियाणा। और वहां जो हमने बढ़ोतरी देखी है, कम से कम 25% ज्यादा पैदावार होती है। छोटे छोटे चीजें जो प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी किया जाता है, हमने समझा है। और एक किसान, हम एक जो मॉडल फार्म, एक गांव में 4 या 5 मॉडल फार्म करते हैं, वहां सब किसान को बुलाते हैं, दिखाते, चाय पे चर्चा होती है, उनको दिखाते कि आप भी 100 लगाते, ये भी देखियो कितना फर्क है और क्यों फर्क है। वो किसान को दिखाते और किसान भी होशियार है, वो समझ लेता है, तो वो प्रैक्टिस अपने एडॉप्ट कर लेता है। तो आज 30% 25% बढ़ोतरी हो रही है। और ये हमारा
दिस इज 7th ईयर। 100 मॉडल फार्म से हम चालू किया था 6-7 साल पहले। लास्ट ईयर 2000 किया, इस साल 3000 किया, और अगले साल हो सकता है उससे भी ज्यादा मॉडल फार्म करेंगे। और एक मॉडल के साथ कम से कम 100 से 150 किसान जुड़ जाते हैं। तो उनका बिल्कुल सही फायदा बात। ये मल्टीपल इज ए शोकेस कि भाई अच्छी पैदावार कैसे हम कर सकते हैं, और किसान ओके। करते हैं। और फॉर्चुनेटली इस दफा इस साल भाव भी अच्छे हैं, तो किसान भी खुश है, इंडस्ट्री भी खुश है। और एक और मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, जो सोयाबीन में किया हमारा अपना एमपी गवर्नमेंट ने भावांतर स्कीम फिर से री इंट्रोडक्शन के जो दिया, उसका भी फायदा किसान को मिला है। डिफरेंस दे दिया कि इंडस्ट्री के भाव के रॉ मटेरियल मिल गया, किसान को एमएसपी मिल गई सोयाबीन में, तो किसान भी खुश है। मेरे ख्याल से 7 अप्रैल से यूपी में था जो अनाउंसमेंट है कि वो बाइंग करेंगे, मगर अगर एमएसपी के ऊपर है तो बाइंग का सवाल नहीं आएगा, डायरेक्टली इंडस्ट्री परचेस करेगी। बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों के मॉडल फार्मिंग से काफी फायदा हो रहा है, और 27 किसान फील्ड स्कूल भी बनाए गए हैं, 20,000 किसानों को आप लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और 3 राज्य हैं, एमपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट को आपने लागू किया है। बहुत अच्छी पहल है, और बाकी फसलों पर भी इस तरह के मॉडल फार्मिंग हो और उसकी भी उपज बढ़े, यहाँ पे खेती की लागत भी कम हो, ये को पहल तो होनी ही चाहिए। सर, अब एक अगला सवाल मेरा होगा, इंडोनेशिया को लेकर। इंडोनेशिया ने जो B50 लागू करने का फैसला किया है, वो ऐलान कर दिया है, इसका बाजार पर आप कैसे असर देख रहे हैं? आपको लग रहा है इससे क्या पाम तेल की बाजार में सप्लाई कम हो सकती है क्या? इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि B50 के लिए कम से कम 1.5 मिलियन टन के आसपास का कहा जा रहा है कि डाइवर्जन हो सकता है। देखिए, B50 की बात तो 6 महीने से इंडोनेशिया गवर्नमेंट कर रही थी, पर जब भी 70 60 70 डॉलर बैरल है, तो इट मेक नो सेंस कि आप बायोडीजल बनाए को 400 450 की वो उनको इंसेंटिव देना पड़ता था ब्रिज करने के लिए। मगर जैसे अभी वॉर की वजह से 100 105 डॉलर हुआ है, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी बायोडीजल बनाना कोई मतलब है, इसका फिर से रीओपन किया है। नहीं तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि B50 हम बनाने वाले नहीं है साल, अगले साल बात करेंगे। पर ये 105 110 डॉलर तक गए क्रूड के भाव, उसके वजह से फिर से वो सोच रहे अगर वो करेंगे तो हो सकता है 2 मिलियन टन और तेल B40 से पूरे साल में उसमें चले जाए, फ्रॉम फूड टू द एनर्जी। तो उतना प्रेशर तो आएगा ही, पर वो लॉन्ग टर्म है, इमीडिएट कुछ नहीं है कि आज आप सोच ले और कल से हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में 3 महीना 6 महीना 12 महीने तक ऐसा नहीं है कि भाई कल से होने वाला है। हाँ, थोड़ा सेंटिमेंट असर करता है, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका असर होगा, और कहा यही जा रहा है कि 1.45 से 1.5 मिलियन टन यहाँ पर पाम ऑयल का डाइवर्जन होगा। और सर, बाकी देश भी क्या बायोफ्यूल पर फोकस कर सकते हैं? उनका भी काम हो सकता है। ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएस की भी बायोफ्यूल पॉलिसी हमने देखा हाल में आई। तो क्या लग रहा है, ब्राजील और अर्जेंटीना का भी फोकस होगा? क्योंकि एथेनॉल के लिए भी, एथेनॉल पे जिस तरह से उनका फोकस बढ़ा है, और 100% भी उस तरह एथेनॉल फोकस गाड़ियां चली रही है, 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाली भी गाड़ियां वहां पे चल रही है, तो ये फोकस बाकी जो प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वहां पर भी बढ़ सकता है, और ये खाने के तेल से हटकर ये फ्यूल की तरफ जाती हुई दिख रही है। देखिए, आज शुगर से इथेनॉल बन रहा है, फूड ग्रेन से, जो खराब ग्रेन से उससे भी बन रहा है, और काफी रिफाइनरी लगी हुई है। सडनली आप देखिए कि इतने ऊपर दाम चले, तो गवर्नमेंट भी सोच रही है कि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल इंडिया में बने, कंट्री में बने, ताकि हमारी डिपेंडेंस कम हो। और आप उसके वजह से आप देखें तो शुगर इंडस्ट्री के जो कंपनी के पास बायो अपने इथेनॉल के प्लांट्स है, उसके शेयर मार्केट भी ऊपर गई है। लास्ट 10-15 दिन में आप देखें तो वो भी हुआ है इथेनॉल। मगर एक चीज जरूर है, इथेनॉल कहाँ से बना रहे हैं आप? शुगर से बना रहे हैं, शुगर कैन से। शुगर का जूस जब भी निकलता है, देन आइदर यू मेक ए शुगर और इथेनॉल, जिसमें 2 पैसा ज्यादा मिलेगा वो शुगर इंडस्ट्री वाला बनाएगा। जरूर नहीं को इथेनॉल बनेगा, जरूर है शुगर बनेगा, और डिसाइड करेंगे तभी कि आज के दाम में मेरे को इथेनॉल के 2 पैसा ज्यादा मिल रहा है या शुगर में। जैसे ग्रेन से मक्का है, मक्का से तो इथेनॉल बनेगा ही,
मक्का आज सबसे ज्यादा मक्का से बन रहा है, बाद में ग्रेन से बन रहा है, और जो एक जमाने में शुगर के सबसे आगे थे वो पीछे है। ये तीनों है। तो इथेनॉल बनाना चाहिए, जो बाय प्रोडक्ट बायो वेस्ट जहां से भी बने। अभी नई चीज भी आई है, बाम्बू में से भी इथेनॉल बन सकता है, और भी उसमें से बन सकता है। तो जहां से बनेगी वो करेगी, इंडिया गवर्नमेंट करेगी, मगर इतना इजी नहीं है रॉ मटेरियल। क्योंकि आज आपके पास ग्रेन है, इसके लिए आप ग्रेन बेस आपने रिफाइनरी डाल दी इथेनॉल की, कल ग्रेन की शॉर्टेज हुई तो क्या करेंगे? शुगर भी हुआ 2 साल पहले, जब भी शुगर की थोड़ी भी शॉर्टेज आई तो बोला आप इथेनॉल मत बनाइए, क्योंकि आपकी फैक्ट्री इथेनॉल गवर्नमेंट की पॉलिसी पे है। तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ग्रे एरिया है ही। आज मैं फैक्ट्री लगाऊ इथेनॉल के लिए, चाहे वो शुगर बेच हो चाहे तो ग्रेन बेच है, और कल मेरे को ग्रेन नहीं मिला तो क्या होगा? ग्रेन की शॉर्टेज हुई तो क्या होगा? तो एक रिस्क फैक्टर इथेनॉल बनाने में फैक्ट्री पे है। मगर आज तो ठीक है, पर इतने लाइसेंस में जो जानता हूँ 200 लाइसेंस इथेनॉल जो ग्रेन से बनाने के इश्यू हुआ है, अभी कितने कार्यवत हुआ है वो पता नहीं है, मगर ये समझ सकते हैं कि कितना उसमें लोगों का ध्यान है। और सब लोग जब भी जाएंगे तो वेदर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये फोकस तो एक बढ़ ही रहा है, फ्यूल हाँ, पे ज़्यादा फोकस हो गया है कि इसका कैसे डाइवर्जन किया जाए। चलिए सर, ये अलग चीज़ है। एक दर्शक है, वो आप सवाल अभी पूछ रहे हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में ये सवाल भेजा है, कह रहे हैं कि मस्टर्ड के प्राइस कहाँ तक जाते देख रहे हैं? हालाँकि आप प्राइसेस आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है, ट्रेंड कैसा दिख रहा है सर मस्टर्ड को लेकर? देखिए, मस्टर्ड की प्राइस बाकी के सारे तेल ऊपर गए हैं, तो मस्टर्ड ऑयल के भी दाम ऊपर है, तो मस्टर्ड सीड के भी दाम ऊपर रहेंगे, और उम्मीद है कि एमएसपी के ऊपर रहेंगे। मैं प्रोजेक्शन नहीं कर सकता हूँ, मेरा एक लिमिटेशन है एसोसिएशन के, मगर किसान को अच्छे दाम मिल रहे हैं, एमएस के ऊपर मिल रहा है। और जैसा अभी दिख रहा है कि भाई अभी जो हार्वेस्टिंग हुआ है, मार्केट जो हो रहा है, अच्छे दाम मिल रहे हैं। ओके, यहाँ से जो जिस तरह की जियोपॉलिटिकल माहौल है, शिपिंग की चिंता, और हम ये भी देख रहे हैं कि अभी मौजूदा माहौल में जो रेस्टोरेंट है, होटल्स है, कैटरिंग बिजनेसेस है, वो पूरी तरह से जो डिमांड का पैटर्न बदल गया है, क्योंकि उनके पास कमर्शियल गैस की सप्लाई हो नहीं पा रही है। उस वजह से उनके काम धंधे ठप है। तो इससे आपको लग रहा है कि डिमांड हिट होगी और उसका असर प्राइस पे दिखेंगे, और जो ऊंचे भाव है सस्टेन नहीं कर पाएंगे, या आपको लग रहा है कि नहीं, भाव ऊपर ही बने रहेंगे? नहीं नहीं, पहले तो एलपीजी की शॉर्टेज है, खास करके रेस्टोरेंट्स जो है उनको तकलीफ हो रही है, जितना चाहिए इतना नहीं मिल रहा है। और कोई कोई रेस्टोरेंट्स में तो आधी वैरायटी कर दी है, और वो हकीकत है। पर ये होरे का सेगमेंट है, होटल रेस्टोरेंट कैंटीन पे, और वो मेनली अर्बन एरिया में है। भाई कितनी शॉर्टेज है वो एक अलग इश्यू है, मगर फर्क पड़ेगा उससे। अर्बन एरिया में अगर आप हर महीने 20 से 22 लाख टन का आपका कंजम्पशन हर महीने, तो 6 से 7 लाख टन होरेका का सेगमेंट में जाता है। उससे 10% कटौती हो सकती है, लाख टन का कटौती हो सकती है, कंजम्पशन कटौती हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग, पर उसका कोई फिक्स नंबर नहीं दे सकते। 1 लाख टन 1.5 लाख थोड़ी उसकी इम्पैक्ट हुई है, पर मगर रूरल एरिया में जहाँ लोग ज्यादा बाहर नहीं खाते हैं वहां कोई फर्क नहीं है। वहां एलपीजी का भी शॉर्टेज, एलपीजी नहीं तो और ऑल्टरनेट उनके पास है। और जितनी वास्तविक दिखा रहे एलपीजी शॉर्टेज, इतनी शॉर्टेज है ही नहीं, इतनी शॉर्टेज नहीं है। मगर ज्यादा लोगों को अफवाह और उसके वजह से भी हो रहा है कि भाई मेरे पास एक सिलेंडर है, 10 दिन चलने वाला है, 10 दिन के बाद क्या करो, तो आज से वो लाइन में लग जाता है। वो है गवर्नमेंट पूरी अपनी ताकत लगा के एलपीजी ला रही है। आई एम श्योर कि भाई अगर वॉर खत्म हो गया हफ्ते 10 दिन में, तो फिर से विल बैक टू द नियर नॉर्मल पोजीशन विद इन 50-20 डेज। ओके, चलिए सर, ये तो वॉर की ड्रिवन चीजें हैं, तो लेकिन आपको क्या लग रहा है, यहाँ से किस खाने के तेल के दाम में यहाँ से फॉर्मनेस, जहाँ पे मजबूती नजर आ रही है, और कहाँ सॉफ्टनेस आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक वॉर चलेगा तब तक तो सार के मार्केट तेज रहने वाली है, क्योंकि सिंपल है, आज फ्रेट कितना बढ़ गया। जो सोयाबीन हमारा अर्जेंटीना ब्राजील आते थे $60 था, वो $120 हो गया। पाम के लिए जो $40 था $60 हो गया। सेम विद द सनफ्लावर। देन इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई। थर्ड,
डॉलर आप देखिए कितना डेप्रिसिएट हुआ है, एक महीने में 89 90 से 95 पे पहुंचा है, 5% डेप्रिसिएट हो गया है। और साल में तो पूरे साल में अगर देखो 9 से 10% डेप्रिसिएट हुआ 2025-26 में, तो उनकी भी इम्पैक्ट तो आने वाली है प्राइस पे। और दूसरा जहां तक का सवाल है इंटरनेशनल मार्केट, बाहर आज इंटरनेशनल मार्केट देखे तो वर्ल्ड प्रोड्यूस अबाउट 265 मिलियन टन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, उसमें कम से 60 मिलियन बायोडीजल उसमें चला जाता है। आपके पास 200 मिलियन है फूड के लिए, अगर उसमें से जब थोड़ा भी तेल और निकल जाए, जैसे आप बोलते हैं पाम B40 टू B50 में चला जाएगा, तो हो सकता है कि 2 मिलियन और निकल जाएगा। ये सारे तो क्या ब्रिंग ए प्रेशर ऑन द फूड तो प्राइस थोड़ी हो गई है। आप देखिए 5 साल पहले का रेट देखिए, लास्ट ईयर 2 साल पहले का आप देखिए, वी आर रनिंग एट वेरी एक सैचुरेटेड लेवल पे है। आज तो ऐसा लगता है कि भाई ये प्राइस सैचुरेटेड लेवल पे है, फिर भी पता नहीं है अगर ये वॉर खत्म नहीं हुआ या तो और कुछ कलामिटी हुई तो भाव ऊपर जा सकते हैं। पर एक ना जरूर बताऊंगा कि इंडिया में लास्ट ईयर सोयाबीन का क्रॉप अच्छा रहा, ग्राउंडनट रहा, और ये साल मस्टर्ड का क्रॉप भी अच्छा है। ओनली अभी जो देखना है खरीफ सीजन में बारिश कैसी होती है, और जो एक डर है कोई कि भाई एल नीनो की वजह से ये साल शायद बारिश ठीक नहीं हो, बारिश आए मगर गैप अगर वेल स्प्रेड नहीं आए तो इट कैन अफेक्ट द क्रॉप। एक इंडिकेशन है, मगर ये अभी का इंडिकेशन है। मई महीने में इनका अपना IMD का फोरकास्ट आएगा तो तब बताएंगे कि वेदर एल नीनो की कितनी इम्पैक्ट होने वाली है। मगर एक एल नीनो का इश्यू सामने दिख रहा है कि भाई ग्रे एरिया है अपने लिए, और उसके लिए तैयारी भी करके रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ओके, बिल्कुल सही बात है। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलियन वेदर एजेंसी की रिपोर्ट अभी आई है, कल ही वो रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एल नीनो एक्टिव हो सकता है वो अगस्त तक। तो हमारा जो यहाँ पर सोइंग का जो समय होता है जून जुलाई मुख्य रूप से होते हैं, तो अगर उसके बाद थोड़ी कम भी बारिश हुई तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं IMD की पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल, फिर एक्सटेंसिव रिपोर्ट वो मई के आखिरी हफ्ते में जारी करते हैं, वहां से क्या कुछ पूर्वानुमान निकल के आता है उसके आधार पर ही। जी जी, एल नीनो भी है मगर वेल स्प्रेड अगर बारिश आई तो प्रॉब्लम कम है। आई हैव सीन इन द पास्ट मे बी 90 to 93 वी हैड ए लेस रेन, स्टिल वी हैड द बम्पर क्रॉप, क्योंकि जो बारिश आई टाइम आ गई, स्प्रेड अच्छा रहा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा। वेरी नेसेसरी। एक साथ में 50 इंच आ जाए, बाद में 2 महीने तक बारिश है, वो नहीं चाहिए हमको, तो 5-5 इंच चाहिए बारिश। वो स्प्रेड होनी चाहिए, 15-15 दिन पे अगर बारिश आएगी, 6-7 राउंड आ गए तो यू कैन एक्सपेक्ट। बट एल नीनो है, जैसे आप भी बता रहे, ऑस्ट्रेलियन वेदर ब्यूरो बात कर रहे हैं, बाकी भी वेदर ब्यूरो वाले बात कर रहे हैं, एल नीनो होगा। अभी कितना इम्पैक्ट आएगा, दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। देखते हैं सर क्या कुछ इसका असर होगा, और ये हालांकि जल्दबाजी भी होगी, और इससे आशंकाओं का बाजार यहाँ पे ज्यादा गर्म होगा, स्पेकुलेशन का मार्केट ज्यादा गर्म होगा। इससे अच्छा है कि अभी स्थिति साफ होने दे। 50% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, 50% आबादी डायरेक्ट एग्रीकल्चर, तो डेफिनेटली अगर मॉनसून ठीक नहीं रहा तो पूरी आबादी को असर होगी, और उसका परचेसिंग पावर कम हो जाता है, उसके वजह सारी इंडस्ट्री की गतिविधियां कम हो जाती है। आज अच्छी मॉनसून है तो आपको बाइक की भी मार्केट निकलती, बाइक भी लो, स्कूटर लो, आप ट्रैक्टर लो, सारे गहना लो, सब होता है। जब बारिश ठीक नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक नहीं रहा, तो उस वक्त में डेफिनेटली बाइक पावर एकदम रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। 60% से ज्यादा आबादी रूरल एरिया में रहती है। अगर उनकी इनकम पूरी तरह से एग्रीरियन हमारी सोसाइटी है, अगर उनकी इनकम ना बढ़े तो विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, बाकी चीजों की भी डिमांड यहाँ पे कम होने लगेंगी, और उसका असर स्लो डाउन के तौर पर देखने को मिलता है। ऑलरेडी हम एनर्जी क्राइसिस, महंगाई की चिंता से ऑलरेडी ईरान युद्ध की वजह से जूझ रहे हैं, इस तरह की स्थिति ना हो। चलिए, फिर भी हम इतना नसीब वाले हैं कि बाकी के कंट्री की जो हालत है, एशिया एंड इज मच बेटर, इंडिया इज मच बेटर। हम तो जिससे कोलिटरल डैमेज ऑफ द वॉर तो होना ही था, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट अब तक सही संभाला है, इतनी शॉर्टेज नहीं है। अगर एडिबल ऑयल की बात करें तो सप्लाई चेन इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, जितना चाहे इतना तेल आप पिए, खाइए पिए। हाँ, थोड़ा महंगाई हुई है,
वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर मिल रहा है। तो डेफिनेटली क्वाइट होपफुल कि भाई 15 अप्रैल तक ये वॉर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों थके हुए हैं, और उसको बाहर निकलना है। अमेरिका को भी बाहर निकलना है, ईरान भी थके हुए, दोनों थके हुए। इजराइल की आबादी बर्बादी भी देख लीजिए। तो थके हुए तो नेचुरली दे विल कम टू सम सेटलमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ सेटलमेंट। सबको ऐसा लगे कि हमारा कुछ हो गया, अच्छा हो गया, निकल जाओ बाहर। बिल्कुल, कोई भी नहीं चाहता इतना ही लंबे समय तक चले, और उस तरह के बयान भी आ रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं फेस सेविंग के तौर पर ही कहीं से कुछ क्लू मिले कि उस वॉर से निकले, यही चाह रहे हैं। देखते हैं, स्थिति ठीक जल्दी हो जाए, सबके लिए अच्छा यही है। और हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर, हमारे लिए तो और भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार सर, थैंक यू सर, टेक केयर सर। इसी नोट पर इस खास बातचीत को यहीं रोकेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।